Hello, friends. Hope you are doing well. So today we have come up with a very new topic और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है Celtic Revival. सो Celtic Revival है, ये एक लिटरेरी मूवमेंट था. फर्स्ट ऑफ ऑल ये Celtic वर्ड कहाँ से आता है? Celtic, Celts were ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द यूरोप. ये लोग यूरोप के कुछ पीपल लोग थे जो एक्चुअली आइलैंड में जो एक टापू है, इज़ एन आइलैंड जो कि तीसरा सबसे बड़ा टापू है. जो तीसरा सबसे बड़ा टापू, द सेकंड जो सबसे जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो कि ऑफ कोर्स दैट इज़ इंग्लैंड एंड द थर्ड वन इज़ द केल्टिक आइलैंड. द आयरलैंड का जो कंट्री है वहाँ पे केल्ट्स लोग बसे हुए थे. और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे इरिस लिटरेरी रेनेसा, गैलिक रिवाइवल, Celtic Twilight, all these are actually same. थोड़ा सा वेरिएशंस होंगे but all these are actually same. So I'm going to describe it in a very brief way. मैं बहुत ही विस्तार से इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा और आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है इस टॉपिक को. तो केल्ट्स लोग एक्चुअली कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे. मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को थोड़ा सा बीच में लाना चाहूँगा. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हिस्ट्री. आइलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड क्या है, साउदर्न आइलैंड क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों से, स्टूडेंट्स से, लोगों से पूछेंगे आइलैंड के बारे में तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आइलैंड एक्चुअली एक कंट्री है और इट्स अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है दैट इज़ स्टिल द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम है जो कि हम लोग देखते हैं ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, उसके पार्ट में आता है. लेकिन दैट इज़ ऑल यूनाइटेड. उसमें एक ब्रिटेन एक पार्ट है, वेल्स एक पार्ट है, नॉर्थ में स्कॉटलैंड एक पार्ट है. स्कॉटलैंड में भी बहुत केल्टिक ग्रुप रहते हैं, वहाँ गैलिक लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिल जाएंगे. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्कॉटलैंड. और आयरलैंड में, आयरलैंड का जो नॉर्थ पार्ट एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे एक्चुअली प्रोटेस्टेंट लोग रहते हैं, वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. एंड द साउथ ऑफ आयरलैंड वो एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, वो बहुत ही बड़ा पार्ट है, इज़ अ कंट्री, वो आयरलैंड है. तो इसका हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे. तो लेट मी टॉक मेनली बेसिकली द इरिस लिटरेरी मूवमेंट. इरिस लिटरेरी मूवमेंट कब से कब तक हुआ था? तो हम लोग देखते हैं कि जो इरिस लिटरेरी मूवमेंट जो था वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1800 से लेके 1939. विलियम बटलर येट्स, he is one of the very foremost writer and also a political activist. He was a very good poet. बहुत ही अच्छा पोएट थे. इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है. ओके और इनका जन्म जो हुआ था ऑफ कोर्स 19th सेंचुरी में हुआ था, लेकिन इन द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल वर्क्स, एक्टिविज्म एंड ऑल. और उन्होंने इरिस आइडेंटिटी को डेवलप करने में बहुत हेल्प किया था टुगेदर विथ लेडी ग्रेगरी. ओके ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड. आयरलैंड का हिस्ट्री क्या है? ठीक है, आयरलैंड का हिस्ट्री क्या है? तो आयरलैंड एक्चुअली एक राइट नाउ इज़ अ कंट्री. ठीक है, और ये 1922 में एक्चुअली ये एक कंट्री के फॉर्म में आया था. ऑफकोर्स इससे पहले भी 1912 में एक पारित हुआ था एक बिल जिसको बोलते हैं होम रूल बिल वाज ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड. ब्रिटिशर्स इसको बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड एक्ट भी बोल सकते हैं 1914 में. लेकिन आप लोग जानते हैं कि देयर वाज ए वर्ल्ड वार. कौन सा वर्ल्ड वार 1 हुआ था, जिसके कारण इनका जो होम रूल बिल था, या तो बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड एक्ट जो था, वो पूरी अच्छी तरीक़ा से पारित नहीं हो पाया था. और ये सस्पेंसरी एक्ट होता है 1914 में अगेन. उसमें बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और आइलैंड के लोगों में को भी बहुत ही ज़्यादा, जैसे भारत में लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था. वी हैड सो मच ऑफ मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, सो मेनी पीपल. और उसी तरीके से आयरलैंड में भी बहुत से गोरिल्ला वार लड़ना पड़ा था. ठीक है, तो 1914 में सस्पेंसरी एक्ट पारित हुआ जो कि इसको सस्पेंड कर दिया. फिर अगेन हम लोग देखते हैं 1916 में क्या होता है.
1960 में ईस्टर राइजिंग होता है। ईस्टर राइजिंग, ईस्टर हम लोग जानते हैं इज़ वन ऑफ द फेस्टिवल जो कि क्रिश्चियंस के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो ईस्टर राइजिंग हुआ 1916 में, जो कि एक्चुअली ग्रुप ऑफ रेबल वो रिवॉल्ट किए थे अगेंस्ट द रिजाइम। कौन सा रिजाइम? द टोटलिटेरियन रिजाइम, द पीपल ऑफ द कॉन्करर, द एनेक्स्ड जो करते थे। कौन करते थे? ब्रिटिश, अंग्रेज। जो भारत में भी हम लोग अंग्रेज लोग से बहुत परेशान थे। दे हैव रूल्ड 200 ईयर्स। ओके, सो ये लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा करना पड़ा, ठीक है। लेकिन फाइनली हम लोग देखते हैं इन द ईयर 1922 उनको फ्री स्टेट मिल चुका था। 1922 में इनको फ्री स्टेट मिला, बड़ा मुश्किल से मिला लेकिन मिला, और उनको सेल्फ गवर्निंग dominion on 6th of December, 6th of December. So this might be the one of the very landmark day, could be the Independence Day हो सकता, कह सकते हैं, but they which day they consider, whether it's 1922 or 1912, कोई, ठीक है। तो 1922 में एक्चुअली में इनको फ्री स्टेट मिल चुका था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा लेट मी टॉक अगेन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्या, हिस्ट्री ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो आइलैंड का थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। हिस्ट्री क्या है इन लोगों का? संत पैट्रिक बिशप कन्वर्टेड पैगन टू क्रिश्चियनिटी। संत पैट्रिक जो बिशप थे वो एक्चुअली इज वन ऑफ द फोरमोस्ट पर्सन हु हैज कन्वर्टेड द आइलैंड to a Christian country or state और ओके। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिशप ने वहाँ पे पेगन वे द पीपल जो कि पुराने गॉड्स लोगों को क्या करते थे, उन लोगों को वर्शिप करते थे। देन आफ्टर द अराइवल ऑफ द पैट्रिक बिशप, और ये कि एक रोमन कैथलिक बिशप थे और इनके द्वारा यहाँ पे क्रिश्चियनिटी लाया गया। और 5th सेंचुरी में ही हम लोग देखते हैं, 5th सेंचुरी में जब उनके द्वारा लाया गया तो लोग वहाँ पे पैगन रिलीजन से, ओल्ड रिलीजन से दे बिकेम क्रिश्चियन, ओके। एंड इन द 12th सेंचुरी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एंग्लो नॉर्मन लोग, द नॉर्थमैन लोग कहाँ से आए थे? एक्चुअली वो लोग यूरोप से आए थे, यूरोप का नॉर्थ पार्ट से आए थे। लेकिन ये जो नॉर्थमैन लोग हैं, जिसको हम लोग कॉलिकल लैंग्वेज में नॉर्मन बोलते हैं, ये फ्रांस में बसे हुए थे एंड दे इन्वेडेड इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड ऑल्सो द आइलैंड। और आइलैंड में आने लगे। आइलैंड में इससे पहले कौन लोग थे? इससे पहले आइलैंड में लोग थे, वो लोग थे ऑफकोर्स वाइकिंग्स, द माइटी वाइकिंग्स ऑफ यूरोप, वो लोग थे। बाद में नॉर्थमैन लोग यहाँ पे इन्वेड किए एंड देन वहाँ के जो केल्ट्स लोग थे और नॉर्मन लोग थे, दोनों एक साथ रहने लगे। धीरे धीरे करके नॉर्थमैन लोगों का वहाँ दबदबा कम हुआ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1690 में क्या होता है। 1690 में प्रोटेस्टेंट रूल वाज एक्चुअली इन द मेजॉरिटी। ऑफकोर्स वहाँ पे प्रोटेस्टेंट रूल वहाँ पे एक्चुअली वो रूल करना चाह रहा था, बट द मोस्ट ऑफ देम वेर क्या थे? वो कैथलिक थे, रोमन कैथलिक थे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये भैया लोग हैं जो ब्रिटिश लोग हैं, ये लोग ऑफकोर्स पूरे दुनिया में इनका कभी द सन नेवर सेट्स इन द एम्पायर ऑफ ब्रिटिश, उस तरह से वो लोग पूरे जगह इन्वेड कर रहे थे। 1969 में प्रोटेस्टेंट रूल यहाँ पे आया। फिर हम लोग देखते हैं कि इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी से ही यहाँ पे बहुत ढेर सारा रिवॉल्ट होना स्टार्ट हो गया था अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट फॉलोड बाय द पार्टीशन ऑफ आयरलैंड क्रिएटिंग द आयरिश फ्री स्टेट। और इसके बाद क्या हुआ कि नॉर्थ ऑफ आयरलैंड में एक्चुअली प्रोटेस्टेंट बिलीवर लोग थे। वो लोग बोले कि ओके विल बी विद द इंग्लैंड, विल बी विद द यूनाइटेड किंगडम, द ग्रेट ब्रिटेन, ओके। The language were different, but most of them were actually Protestant. So they wanted to be, they stayed with the British, and the south of साउथ ऑफ आइलैंड बोले कि ओके नाउ विल हैव ए फ्री स्टेट, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आइलैंड। सो लेट मी टॉक मेनली कि ये जो टॉपिक है वो है इरिस लिटरेरी रिवाइवल के बारे में बताया जा रहा है, इरिट नेशनलिज्म के बारे में बताया जा रहा है। सो हम लोग ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग को कन्फाइन रखेंगे लिटरेचर में, ओके। अब क्या होता है? एबी थिएटर 1904 में
एबे थिएटर का फॉर्म होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी हैव टू सी। 1904 में क्या होता है? 1904 में होता है एबे थिएटर। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, इसीलिए आई एम गोइंग टू स्पीक लिटिल बिट प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। ओके, सो एबे थिएटर 1904 में इनका हुआ। और लेडी ग्रेगरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेडी ग्रेगरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेडी है, जो एक्चुअली सी इज ए लीजेंड एंड अलॉन्ग विथ विलियम बटलर येट्स, WB येट्स, ये दोनों ने मिलके इस थिएटर को शुरुआत किया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या लिटरेचर में रिवाइवल आ गया। इट इज़ स्टिल द नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड। अभी भी आप लोग जा सकते हैं, यू कैन विजिट एंड यू कैन सी द बिग फोटो व्हेन यू विल एंटर, यू विल सी द लेडी ग्रेगरी का एक बहुत अच्छा पिक्चर। आई हैव नेवर बीन टू आयरलैंड बट डेफिनेटली आई नो। और डबलिन इज द कैपिटल, उस समय वहाँ पे एक लिटरेरी कैपिटल था, डबलिन एंड लंदन, ओरिजिन टाइड टू द इरिस लिटरेरी रिवाइवल। सो हम लोग देखते हैं आफ्टर दिस एबे थिएटर, जहाँ पे ऑफकोर्स प्लेस परफॉर्म किया जाता था और ये लिटरेचर का इट्स वन ऑफ द मेन हब थे वहाँ पे, ठीक है। तो लेडी ग्रेगरी जो थी वो टुगेदर विथ विलियम बटलर येट्स, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया कि वहाँ पे वहाँ का जो लिटरेचर वो होना चाहिए, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द लिटरेरी थिंग, हम लोग देखते हैं यहाँ पे केल्टिक रिवाइवल कवर्स ए वेराइटी ऑफ मूवमेंट। यहाँ पे ढेर सारा मूवमेंट लड़ना पड़ा। यहाँ पे ऑफकोर्स लिटरेरी मूवमेंट भी हुआ, उसमें भी आंदोलन हुआ, जिस तरह के हम लोग इंग्लैंड में देखते हैं 19 इन अमेरिका हम लोग देखते हैं, वहाँ पे बहुत ढेर सारे मूवमेंट हुआ। सिविल राइट मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद 1920s में वहाँ ब्लैक मूवमेंट हुआ, ब्लैक पीपल का मूवमेंट हुआ। तो यहाँ पर भी लड़ना पड़ा लोगों के, यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किल से अपना आज़ादी मिला। लेकिन हम लोग देखते हैं इन इंडिया में भी, जैसे हम लोग देखेंगे द स्टेट ऑफ बंगाल इज़ वेरी मच रिच इन लिटरेचर, बहुत ही रिच है। और कोई भी सभ्यता, कोई भी कंट्री, कोई भी नेशनैलिटी के लोग अगर लिटरेचर को रिच बना देते हैं तो डेफिनेटली उनका कंट्री भी और आगे प्रॉस्पर होगा। तो यहाँ पे लिटरेचर को एक न्यू फॉर्म मिला, वो ओल्ड फॉर्म से दे गॉट इंस्पायर्ड एंड देन अगेन एक मॉडर्न फॉर्म में वो लोग का लिटरेचर हुआ था। ऐसा नहीं कि हम लोग देखते हैं कि एक ओल्ड फॉर्म में कंप्लीट टर्न हो गया। ऑफ कोर्स दे फॉर इंस्पिरेशन दे टर्न टू द हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड, बट उन लोग जो टर्न होके वो लोग एक न्यू फॉर्म में आए, और एक न्यू फॉर्म, एक न्यू लिटरेरी फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं ट्वेलाइट, केल्टिक ट्वेलाइट भी बोलते हैं। और मोस्टली इन द 19th and 20th सेंचुरी में ये हुआ था। 19th and 20th सेंचुरी, बिगिनिंग इन द 80s, मॉडर्न एरा ड्रू ऑन द ट्रेडिशन ऑफ केल्टिक लिटरेचर एंड केल्टिक आर्ट। और वहाँ के लोग एक्चुअली वेरी मच कॉन्शियस हो गए थे अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपना फ्रीडम के लिए, और उसके बाद अपना लिटरेचर में, लिटरेचर दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग वेरी वेरी गुड लिटरेचर, ओके। और बहुत ही कॉन्शियस हो गए थे। और ड्यूरिंग द केल्टिक एरा देयर वाज ए रिवाइव इंटरेस्ट इन बोथ आर्ट एंड लिटरेचर दैट हैड बीन इन द इरिस हिस्ट्री। देखिए यहाँ पे हैड बीन इन द इरिस हिस्ट्री, वो ऑलरेडी उनके हिस्ट्री में था, लेकिन उनको क्या किए, वो लोग रिवाइव किए। अब ये केल्टिक रिवाइवल क्या होता है? कमिंग टू द केल्टिक रिवाइवल, नेशनलिज्म। ये केल्टिक रिवाइवल जो है प्लेज में हुआ, पोइट्री में हुआ, ड्रामा में हुआ, और उनका जो मेन एम था ओल्डेस्ट इरिस फॉल्कलोर लीजेंड्स इन ट्रेडिशन को उनको एक न्यू फॉर्म में देना है। न्यू, इसी को बोलते हैं ऑल्सो नोन एज द केल्टिक ट्विलाइट। व्हाट इट वाज ए रिएक्शन टू द मॉडर्निज्म। ये क्या था? रिएक्शन टू द मॉडर्निज्म। इट वाज ए कम्प्लेक्स एंड सॉर्ट ऑफ ए पॉलिटिकल मूवमेंट भी आ गया था, बिकॉज ईस्टर राइजिंग जो 1916 में हुआ, ऑफकोर्स ये फ्रीडम को लेने के लिए हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे इरिस नेशनलिज्म वो भी डेवलप हुआ था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हुआ सेल्फ गवर्नेंस हुआ आयरलैंड, और उनके बाद उन लोग ने टिल द एंड ऑफ डेथ ऑफ 1939 तब तक बहुत ज़ोरदार इन लोगों का हम लोग देखते हैं कि यहाँ का इरिस मूवमेंट वहाँ पे बहुत अच्छी रीति से चला था, ठीक है। और लेडी ग्रेगरी के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। लेडी ग्रेगरी, ओके। तो लेडी ग्रेगरी है, ये जो लेडी ग्रेगरी है, सी इज़ वन ऑफ द वेरी फॉरमोस्ट फिगर
शी इज़ वन ऑफ द वेरी foremost figure in the literary movement of Ireland, लेडी ग्रेगरी। तो लेडी ग्रेगरी उन्होंने बहुत ढेर सारे प्लेस और लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन दिया। अब हम लोग देखते हैं कि इरिस मॉडर्न लाइफ जो था वो एंशियंट से, ये जो मॉडर्न है वो क्या से इंस्पायर हो रहा है, एंशियंट से इंस्पायर हो रहा है। और एक गैलिक लैंग्वेज है, जैसा गैलिक लैंग्वेज दिट इज़ एक्चुअली लैंग्वेज, बेसिकली हम लोग इसको समझ सकते हैं, जो कि वेस्टर्न स्कॉटलैंड में बोला जाता है एंड आयरलैंड में बोला जाता है। तो आयरलैंड एक्चुअली इट्स डिफरेंट लैंग्वेज, इट्स डिफरेंट लैंग्वेज। लेकिन ये जो मूवमेंट, और लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, वो एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर में हुआ था, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में हुआ था। हेलो गाइज, यहाँ पे एक्चुअली इट्स रेनिंग, सो यू माइट बी लिसनिंग सम सॉर्ट ऑफ थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, बट फिर भी क्या करें, बारिश हो रहा है, बट वी हैव टू टेक द क्लास, ओके। और हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पर फिर देखते हैं कि 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी में जो स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फाइनली इनको रिजल्ट क्या आया, इनका जो रिजल्ट वो आया कि दे बिकेम इंडिपेंडेंट, वो इंग्लैंड से इंडिपेंडेंट हो पाए फाइनली। द Celtic revival produced some of the greatest poetry, drama and prose fiction written in the English during the first decade of the 20th century। ये इंग्लिश में एक्चुअली लिखा गया था, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा गया था, और इंग्लिश में लिखा गया था जिसके कारण ये बहुत ही लोगों को क्या कर रहा था, इंस्पायर कर रहा था, पीपल ऑफ। अब हम लोग देखते हैं कि ऑफकोर्स हम लोग हमेशा देखे आए, बिकॉज ऑक्सफोर्ड इज लोकेटेड इन इंग्लैंड, Cambridge is located in England, so much of very old university, 1000 years old university, all are located in England। लेकिन बाद में हम लोग देखे कि आयरलैंड के लोग भी फोर फ्रंट हो गए। आप लोग देखते हैं विलियम बटलर येट्स, उन्होंने नोबेल प्राइज जीता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कौन नहीं जानता है। शेक्सपियर के बाद अगर दुनिया में कोई किसी को कंसिडर करता है कि वो कि महान प्ले राइटिस्ट थे, एक ड्रामेटिस्ट थे, तो वो नन अदर देन बर्नार्ड शॉ ही थे। बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अगर किसी लीजेंड का अगर जन्म हुआ था तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, जो कि आयरिश थे, ओके। तो देयर आर सो मेनी प्ले राइट, पोएट और ड्रामेटिस्ट, बट जी बी शॉ है जो कि मोर देन 50 उन्होंने ड्रामा लिखा, और उनका ड्रामा वेरी अपीलिंग है, बहुत ही अच्छा, अलग अलग मैटर पे। ऑफकोर्स जी बी शॉ का विल टेक अनदर क्लास, ओके। सो हम लोग देखते हैं कि ये जो इरिस लिटरेरी मूवमेंट जो था, इसका एम जो था कि टू प्रमोट इरिस लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश। इरिस लिटरेचर जो है, जो कि रिटन इन इंग्लिश है, इसको रिवाइव करना, इसको आगे प्रमोट करना। और फाइनली हम लोग देखते हैं कि 1904 में ऑफकोर्स दे वेर वेरी मच सक्सेसफुल इन स्टैब्लिशिंग एबे थिएटर। और उसका रिजल्ट क्या है, फाइनली रिजल्ट यह आया कि न्यू प्ले राइट वर्क्स वेर सोन इन द आयरलैंड। और वहाँ का लिटरेचर जब स्ट्रांग हुआ तो हम लोग देखते हैं कि फाइनली वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ फ्रीडम भी हुआ। इरिस नेशनलिज्म का जो फ्रूट जो निकला, जो इम्पैक्ट हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो था, देयर वी कैन सी द साउथ पार्ट ऑफ आयरलैंड गॉट फ्री फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश पीपल, ओके। और उसके बाद इनकरेज किया रीडिंग ऑफ इरिस लिटरेचर एमंग द पॉपुलेशन, एंड इरिस वर्क गेन पॉपुलैरिटी। आयरलैंड के जो बहुत सारे वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ऑफकोर्स इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन फिर भी बिकॉज सो मेनी पीपल फ्रॉम आयरलैंड वर वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल, कहेंगे 20th सेंचुरी में अगर कोई लोग हैं जो लीजेंड लोग आए हैं, वो आयरलैंड के थे, ठीक है। सो कमिंग टू द पॉइंट, अब हम लोग देखते हैं इरिस राइटर इंक्लूड विलियम बटलर येट्स, विलियम ग्रेगरी, रसल एडवर्ड, एलिस मेलिंगटन, एडवर्ड प्लंकेट,
stimulated a new appreciation of traditional Irish literature and Irish poetry in the late 19th and early century। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जितने लोग भी हैं ये लोग ने बहुत ही ज़्यादा वर्क किया, बहुत ही अच्छे अच्छे लिटरेचर लेके आए, ये लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हुए। दे कुड एबल टू स्पीक इन द लैंग्वेज विच कुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द रिजाइम, द ब्रिटिश रिजाइम, वो लोग सुन सकते थे। दे बिकम इंटेलेक्चुअल। और आइलैंड को आज़ाद करने में मैं कह सकता हूँ कि लिटरेचर का भी बहुत बड़ा पार्ट था, और क्योंकि उनका जो लिटरेचर है बहुत ही ज़्यादा क्या हो पाया, स्ट्रांग हो पाया। ओके, और फिर हम लोग देखते हैं द अर्ली लिटरेचर रिवाइवल हैड टू जियोग्राफिक सेंटर्स, वन इन डबलिन एंड अनदर इन लंडन। विलियम बटलर येट्स ट्रेवल बिटवीन द टू राइटिंग्स एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब उनको देखते हैं विलियम बटलर येट्स, जो कि ऑल्सो ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। वो चाहते थे कि उनका जो कंट्री है, आइलैंड है, वो आज़ाद हो जाए। वहाँ पर लिटरेचर रिवाइवल आया। तो उनके ये तो वहाँ पर दो सेंटर थे, वन इज़ लोकेटेड इन आइलैंड, दैट इज़ डबलिन इज़ द प्लेस, और लंदन। वहाँ पे दोनों जगह रह के विलियम बटलर येट्स ने बहुत ही सारे लिटरेचर को वहाँ पे किया। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। सो बेसिकली मैं यहाँ पे इरिश नेशनलिज्म को बताना चाह रहा था, लिटरेचर कैसे उससे कनेक्टेड था, किस तरह से वो लिटरेचर के थ्रू वहाँ पे लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। ऑफ कोर्स देयर कुड बी सो मच ऑफ गोरिल्ला फाइट, बहुत ही करना पड़ा था, क्योंकि ब्रिटिश लोग से बाबू उनसे तो कोई डायरेक्ट कोई लड़ तो है सकता नहीं है। तो गोरिल्ला फाइट हुआ, बहुत सारे ब्रिटिश लोगों को वहाँ से मार दिया गया, बिकॉज और कल्चर भी डिफरेंट है वहाँ पे, आयरिश लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, और मेन चीज़ है कि आयरलैंड में कैथोलिक लोग था। ओके, सो ऑफ कोर्स विल कैरी फॉरवर्ड दिस टॉपिक इन द डेज टू कम विथ दिस काइंड ऑफ टॉपिक। सो गाइज स्टे ट्यून टू मी एंड आई वांट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। So till then, thank you, stay safe, bye bye।